दोस्तों, भारत की सियासत में एक नया टर्निंग पॉइंट जो है हमने देखा है। युवाओं के मुद्दे से जो शुरुआत हुई, सीजेपी ने जो एनईटी और साथ ही यूजीसी का ये सारा मुद्दा उठाया, उससे एक देश की राजनीति में कहीं न कहीं एक नया मोड़ तो आया है और विपक्ष को कहीं न कहीं अगर देखें तो फोमो होने लग गया है, जिस तरह से युवाओं ने अपने इस मुद्दे को उठाया और अब सीजेपी देशव्यापी आंदोलन का ऐलान भी कर चुकी है। अभिजीत दीपके ने इसका ऐलान भी कर दिया। तो सवाल आज ये निकल कर आता है कि क्या युवाओं ने देश की राजनीति में अपना स्थान जो है वो इतना मजबूत कर लिया है कि आज सभी पार्टियां विपक्ष से लेके सत्ता तक युवाओं के ऊपर ध्यान दे रही है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या देश की राजनीति में बदला है जो युवाओं ने और छात्रों ने इस आंदोलन को किया है उसके बाद से, क्योंकि देश भर में हम देख रहे हैं अब छात्रों पर बात हो रही है, युवाओं के मुद्दों पर बात हो रही है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर जैदी और इस चर्चा में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है अभिषेक तिवारी जी फ्रॉम अभिषेक तिवारी शो। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अभिषेक जी। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार अंबर जी, कैसी हैं? जय जय श्री राम। जय श्री मैंने राम। भी सोचा कि कांवड़ यात्रा से पहले आपके चैनल पर आना जरूरी है, आवश्यक हो गया था। नहीं, ठीक है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, मतलब हम लोग तो मिलेनियल हैं, लेकिन एक बात जेन ज़ी के बारे में ये तो बोलना पड़ेगा, जैसे ही सही लेकिन विपक्ष से तो बेहतर ही निकले हैं। मतलब अपना मुद्दा जिस तरह से उन्होंने रखा, अपनी माँग भी मनवा ली और आज कहीं न कहीं देश की राजनीति में युवाओं की, छात्रों की बात हो रही है और कोई उनके मुद्दे को एड्रेस कर रहा है। एक नई आप देखते हैं कि एक नई नया दौर, एक नया कुछ शुरू हुआ है, छात्रों ने जो कुछ शुरू किया है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे बदलाव को? देखिए, जब भी कोई शक्तिशाली सत्ता रही है, तो जो जितने आज तक मैंने प्रोटेस्ट देखे हैं, एक अगर अन्ना आंदोलन के प्रोटेस्ट को छोड़ दिया जाए तो वो स्टूडेंट के ही मुद्दे से शुरू हुआ। पटना यूनिवर्सिटी में फी हाइक के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जेपी आंदोलन। और अगर आप देखिए तो जेपी आंदोलन मूलतः एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जिसमें बाद में बड़े-बड़े लीडर आए। उसके बाद फिर उसी प्रोटेस्ट से आप देखिए कि सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सारे नेता निकले और उसके बाद यहाँ तक कि इमरजेंसी लगानी पड़ी देश में। इसके बाद अगर आप देखें तो समय-समय पर छात्रों के आंदोलन होते रहे, कोई नई बात नहीं। अभी भी आप देखिए झारखंड में, पंजाब में, कर्नाटका में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो ही रहे एग्जामिनेशन और इसको लेकर के। इसका कारण क्या है? ये जो अभी सीजेपी के नाम पे जो भी हुआ। तो मैं नहीं मानता कोई जेन ज़ी या मिलेनियन या फिर 80s वाले में बहुत अंतर है। अगर आप सलीम जावेद की फ़िल्म दीवार देखें तो उसमें शशि कपूर का एक फ़ेमस संवाद है। आजकल डिग्री तो सबके पास है, मगर नौकरी कहाँ है? आई मीन अर्ली 70s में भी। अगर आप मनोज कुमार जी की एक फ़िल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, उसका एक बहुत फ़ेमस गीत था मुकेश की आवाज़ में, एक हमें यार की जुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महँगाई मार गई। तो महँगाई तो 1970 में भी मार रही है, क्योंकि राजनीति का ये टेम्पलेट है। मेरा मानना ये है कि जेन ज़ी जो अभी का है, इसने 2014 के पहले की राजनीति नहीं देखी है। उसे पता नहीं है कि ऑफिशियली 2300 10 साल के कांग्रेस शासनकाल के अंदर 2300 बम ब्लास्ट हुए थे। भैया आप डिग्री सहित उड़ जाते, कब कहाँ, कभी सीपी में उड़ जाते, कभी वो फेमस है ना दिल्ली का एक, जहाँ पर लड़कियां 100 रुपए जंतर का ड्रेस, मंतर, नहीं वो सरोजनी नगर, सरोजनी नगर। सरोजिनी मार्केट, वहां भी ब्लास्ट हुए थे। इसके अलावे जी, मुझे याद है। जी। हाँ, तो इसके अलावे आप देख लो सरोजनी नगर, कालका जी और कनॉट प्लेस और कई सारे सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में हुए थे, मुझे आज भी याद है। तो आप ये देख लो कि जब जब दिल्ली सुरक्षित नहीं था, 2-2 बार ब्लास्ट हुए। इसके अलावा बाटला हाउस एनकाउंटर वहीं पे हुआ था। इसके अलावा आप देख लो मुंबई में 2-2 बार हुए। ऐसा कौन-सा इलाका बचा था वाराणसी में, पटना में, गया में, बैंगलोर में, अहमदाबाद में, देश का कोई कोना नहीं बचा था जहाँ पे ब्लास्ट नहीं होते थे। तो जेन ज़ी ने वो तो देखा नहीं। अब आते हैं कि इनका वास्तविक मुद्दा क्या है। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, लेफ्ट इकोसिस्टम का काम है सबसे पहले देश को बर्बाद करो, फिर उसके बाद अगले देश को बर्बाद करो। मात्र देश भर में 2% लोगों को नौकरी मिल सकती है सरकारी, मात्र 2%। अंबर जी ये बताइए कि बाकी 98% क्या करेंगे? रोजगार तो उनको भी चाहिए। जैसे और हमारा मेहनत कमा करके रोटी कमा रहे हैं, वैसे उनको भी करना चाहिए। हाँ, अब आपने सही बात कही कि मेहनत करके, तो क्या सौरभ दास जो फंसे हैं
और ग्रेटर में तो घर क्या है, जिन 4 लड़कों के नाम पर और जितना रेंट होना चाहिए, मालिक मरा हुआ है, दोनों बेटे अब्रोड में है, फिर वो मिला कैसे? ये तो पूरा का पूरा चक्कर बन गया। अभिजीत दीप के कितने बड़े प्रोटेस्टबाज हैं, वो कल के वीडियो में दिखा, पूरे 9,000 की बियर कैन जा रही थी घर में। तो आप देखिए कि वी ऑल नो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर्ड था। अभी पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, कहाँ गया सौरभ दास या अभिजीत दीप के बोला ऐसे कैसे भगवंत मान तूने ये बात कह दी यार, स्टूडेंट के ऊपर तुमने वाटर कैनन चलवा दिया। ये स्टूडेंट के नाम पर राजनीति होती आई है, होती रहेगी, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिसके नाम पर विपक्ष खड़ा हो सकता है। यही एक मुद्दा है। तो मेरा मानना है कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनजी मेरी जान पहचान के जितने जेनजी है, उनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और जिनको पड़ रहा था वो मुद्दों के बेस पे बात कर रहे थे। क्या जंतर मंतर में मुद्दे की बात हो रही थी? मुद्दे की बात तो झारखंड में हो रही है। आप देखो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हो रहा है, वहां पे मुद्दे की बात हो रही है। किसी ने ये नारा नहीं लगाया कि ब्राह्मणवाद किसी को गाली मुर्दाबाद। नहीं और हाँ, फिर किसी को गाली ना यहाँ ताको तक आप पड़ रही हो देखो कि किसी को। हाँ, आप देखो ना कि हेमंत सोरेन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हेमंत सोरेन जी को गाली देंगे क्या? नहीं देंगे। वो कोई आज गाली इसी नहीं दे रहा वहां इसी पे। मुद्दे पर अभिषेक जी एक टीवी डिबेट थी, मैं उसमें शामिल थी, प्राइम टाइम टीवी डिबेट थी, वहां पर सब सारे नेता थे, ऑफ कोर्स सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी। तो विपक्ष समाजवादी पार्टी के भदौरिया साहब कहे जा रहे बार बार, देखिए हम कितना अच्छा करें, देश के युवा जो हैं उनको हम ही से उम्मीद है, विपक्ष से ही उम्मीद है, सारी उम्मीद सारे बदलाव की उम्मीद हमसे कर रहे हैं, इसीलिए युवा हमसे उम्मीद लगा के बैठे। मैं कहा भैया उम्मीद लगा के बैठे तो थोड़ा सा झारखंड भी हो आइए, वहां नहीं जाएंगे। वो बीजेपी क्यों नहीं गई वहां पे? बीजेपी ने तो मुद्दा उठाया है, बीजेपी तो मुद्दा उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जेंजी में अंतर कैसे कर रहा है? ये वही विपक्ष है जो इन सारे लड़कों को बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता है। जब झारखंड के जेंजी की बात आती है तो मतलब गली बगली झांकने लग जा रहे हैं। देखिए उनमें से 80% जनजी ने तो माफी मांग ली कि भैया हमसे, अरे मोरी मैया हमसे गलती हो गई मोरे मप्पा, वो सारा चीज। अब जेंजी में अंतर तो है। वो दिक्कत क्या है कि वो अभिजीत दीप के नहीं है, वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रियल प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, वो बारिश में भीगते हुए भी नहीं हिल रहे हैं। एब्सोल्युटली। यहाँ तो अभिजीत दीपके ने कहा कि भाई मुझे माइग्रेन हो जाता है। सौरभ दास मस्त कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जैसे ब्रिटिश के टाइम में पंखा झलने वाला एक अलग ये होता था। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि जूनियर इंजीनियर का लड़का कमा कितना लिया जूनियर इंजीनियर ने। पहले तो उसके बाप के ऊपर ईडी की अलग जांच होनी चाहिए। मेरा तो एक क्लियर मानना है भाई। और उसने खुद बोले कि मैंने लगभग 4500 आरटीआई किया है। तो भैया आरटीआई जब 4500 लोगों की जानकारियां मांगी है तो आपके भी जानकारी खोजेंगे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। मेरा मानना है कि अभिजीत दीपके और सौरभ दास, इनमें से इनके हाल जो है ना सर्जिल इमाम टाइप के मुझे ज्यादा दिखते हैं भविष्य में। सीरियसली बता रहा हूं, ये लोग लंबा जाने वाले हैं। जिनके भरोसे ये कर रहे हैं ना ये सारा खेल, वो बचेंगे नहीं। असल मुद्दा ये है कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचा पाएगी कि नहीं। दिस इज द डिबेटेबल इशू। यस। वो सारा खेल तो इसीलिए है कि आपका फोकस पंजाब से हटे। कम से कम सरकार भी, देखिए आपको याद होगा इन दिनों मोदी जी की जगह अमित शाह के ऊपर अटैक हो रहा है। किसी ने सोचा क्यों? मोदी जी की जगह आजकल आप ध्यान देंगे कि अमित शाह के ऊपर अटैक कर रहा है विपक्ष। बिल्कुल। क्यों? किसी ने सोचा क्यों? मैं बताता हूं। जब से अमित शाह जी ने कहा कि वो इंडिया को ड्रग मुक्त करेंगे, ये जनजी का बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। नशे से मुक्ति इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। उन्होंने जैसे कहा कि वो करेंगे, तो पंजाब से ही तो सबसे पहले कनेक्शन बनता है। अब जरा हम बॉर्डर्स के हालात देखें। बंगाल में सरकार आने के बाद सील हुआ, बिहार में ऑलरेडी बॉर्डर सील है, यूपी में सील है, राजस्थान में सील है, गुजरात में सील्ड है। बचा कौन? कश्मीर में है, बचा कौन? पंजाब। इनको भी पता है कि भाजपा सरकार पंजाब में बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। हाँ, और और एक नरेंद्र बड़ा मोदी, विकल्प के रूप में उभर चुकी कांग्रेस तो अब रेस में है ही नहीं है। बीजेपी एक बड़े विकल्प के रूप में है पंजाब में। बीजेपी ओनली नीड्स 28% वोट शेयर, वो यस। सरकार बना लेंगे, दैट्स इट। 5 कॉर्नर 6 कॉर्नर के फाइट में 28% भी बहुत ज्यादा होता है, और इतना है उनके पास, वो कर लेंगे। तो आम आदमी पार्टी को पता है। तो अगर मोदी को रोकना है, अमित शाह को रोकना है, तो कुछ ऐसे चीज में फंसाओ कि उसका पंजाब से फोकस हट जाए।
लेकिन यही तो केजरीवाल चूक कर रहे हैं। पंजाब पर फोकस करने के लिए अमित शाह की जरूरत नहीं है, वो तो संघ ऑलरेडी काम कर रहा है, नैब सिंह सैनी अलग काम कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल एंड कोर ये चाहता है, एक तो एफसीआरए वाला भी इशू था, जहां आपने देखा कि ईसाई संगठन वगैरह भी काफी आए थे। अब तो अमेरिका के एक सांसद ने भी धमकी दी है, भाई एफसीआरए जी, अगेंस्ट रैली क्रिश्चियंस। रैली। हाँ मैंने हाँ मैंने पूछ लिया उनसे कि भाई साहब टैग करके, भाई साहब ये तो बताओ कि अगेंस्ट कैसे? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई फॉरेन फंडिंग्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और कैसे उसका मिसयूज हो रहा है, हम तो यही खाली जानना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि आप इंडिया में फंडिंग इसलिए करते हो ये सारी चीजें ताकि कन्वर्जन कराया जाए, तो ये तो इनलीगल हो गया। किसी भी देश की आप एकता, अखंडता और उसकी संस्कृति पर अटैक कर रहे हो। तो खैर फर्क तो पड़ता नहीं। अभी पता चला कि भाई आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव भी बड़े परेशान है कि एफसीआरए आने के बाद उनका क्या होगा। मतलब एनजीओ तो उनका भी है भरा पूरा, आपको भी पता है। तो दिक्कत है। 12 तारीख को सरकार लेकर के आने वाली है एफसीआरए। कॉकरोच अलग चिल्ला रहे हैं कि वो हर पूरे देश में घूमेंगे। भाई पूरे देश में घूम लो, पूरे देश में घूम लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार इसलिए झुकी ना, क्योंकि सरकार को समझ में नहीं आया कि मेटा ने ये पूरा जो फैलाया, जिस प्रकार से एक सेलेक्टिव जिसको कहते पुश हैं दिया, एल्गोरिदम, बिल्कुल। हुँ, एल्गोरिदम का प्रयोग हुआ, जी। गवर्नमेंट को आइडिया ही नहीं था। जब मोदी जी का पोस्ट ब्लॉक हुआ तब जाके गवर्नमेंट को आइडिया लगा। और ये मुद्दा लेकिन हम इतने सालों से बोलते हैं कि ऐसा होता है, तो ऐसा हो रहा है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया सरकार ने। आप देखो कि विनोद का चैनल चला गया, रचित कौशिक का चला गया, फेसबुक पर न जाने जयपुर डायलॉग से लेकर के मेरा अजीत भाई। मेरा ट्विटर चला गया। इतने सालों से। देखिए विक्टिम तो हम सब हैं। इस ऑपरेशन के विक्टिम हम लोग सभी है। हम लोग लगातार चिल्ला रहे थे भाई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय कहाँ सो रहा है यार। तो फाइनली उन्होंने बताया, बुलाया, बोला जीएसटी से बाहर कर देंगे तुमको, जीएसटी के अंदर ला देंगे तुमको, सारी चीजें कर लेंगे। तो उनकी फटी, उनको पता कि भाई सबसे बड़ा बिजनेस तो पूरी दुनिया में जितना करते हैं उसका अकेले तो इंडिया है। तो उन्होंने मानी गलतियां, सॉरी वॉरी भी बोला। लेकिन अब जाकर के उनको रियलाइज हुआ कि हमें इंस्टाग्राम पर भी अपने बीजेपी की और इन सब की पहुंच बनानी होगी और ये सारी चीजें करनी होगी, और एल्गोरिदम को लेकर के कंट्रोल किया। तो अब जब दीप घूमेंगे तो वो एल्गोरिदम का संभवतः उनको साथ नहीं मिलेगा। और मैंने पहले ही बोला कि जैसे अब पता चला, एक बड़ा एक्सपोज हुआ है कि दवायर को भी एफसीआरए और इस सब के थ्रू जो है 50 लाख का डोनेशन वगैरह मिला था बाहर से, फॉरेन से। तो क्यों मिला, किस लिए मिला, ये सब अब बताना होगा ना आपको। एब्सोल्युटली। हाँ, तो अब हम एनजीओ प्रॉब्लम चलाते हैं, एक-एक पैसे का हिसाब सरकार को देते हैं। जिस चीज़ का पैसा है डेडिकेटेड उसी चीज़ में खर्च होता है। इधर से उधर आप कर ही नहीं सकते 1 रुपया भी। तो हिसाब तो देना पड़ेगा। हिसाब तो देना पड़ेगा, तो कागज तो दिखाना पड़ेगा, मानो ना मानो। कागज़ के नाम पे भाग जाते हैं, कागज़ नहीं दिखाएँगे। कागज के नाम पे मान जाते हैं सर, ठीक है। देखिए, नहीं ठीक है, मेरा ये मानना है कि अभी जो सरकार चल रही है, अ, सरकार बीजेपी को इन लोगों से डरने के बजाय जो अपने इंटरनली जो अपनी गलतियां हैं उससे ज्यादा उनको सीखने की आवश्यकता है, मेरा हुँ। नहीं, बिल्कुल सही आपने बात कही है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार के पास किसी और से एस्पिरेशन लेने का कोई मतलब है ही नहीं, कोई इस लायक है जिससे आप एक इंस्पिरेशन लेके आप आगे बढ़ें, क्योंकि सरकार खुद अच्छा काम करे। लेकिन कहीं-कहीं पे जहाँ पे चूक हो जाती है तो ऑफ कोर्स गलतियों से ही वो जो चूक हो रही है उन्हीं से सीख कर आगे बढ़ा जाए। लेकिन झारखंड में या फिर अभी जो बाय इलेक्शंस हुए बिहार में, हमने देखा कि बांकीपुर की हार के बाद आरजेडी ने पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है सब उसको डिसॉल्व करने का अनाउंसमेंट किया और वापस से सारा कुछ अब बनाया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से और ये सारा कुछ इस यूथ का जो आंदोलन रहा उस सब के बाद हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि बिहार की जो राजनीति है, जिसको कहा जाता है कि एकदम प्योर कास्ट मानना। पॉलिटिक्स होती है, अब वो यूथ इश्यूज़ पर शिफ्ट हो रही है? आप खुद बिहार से आते हैं और ऑफ कोर्स राजनीति पर आपकी गहरी पकड़ है। नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए युवा नेता साहब तो पत्नी के साथ बाहर थे जब पूरा आंदोलन वगैरह चल रहा था, और फिर बांकीपुर के चुनाव के 2 दिन पहले आए, उन्हें लगा कि भाई मुसलमान जाएँगे कहाँ, वो तो हमारे ऐसे ही हैं, और यादव कहाँ जाएँगे, वो तो हमें वोट करेंगे ही। ऐसा हो ना सका क्योंकि विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर उभरे थे। मेरा मानना है कि बांकीपुर का चुनाव राजद के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि राजद सिर्फ हारी नहीं है, उसका एक कंप्लीट वोट जो है वो गायब हुआ। और अब विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव नहीं है बीजेपी के,
अब प्रशांत किशोर खड़ा हो गया, और जैसे ही विकल्प के रूप में कोई और खड़ा होता है, सबसे पहले तो इन्फेक्टर टाटा बाय बाय बोल देता है। जैसे 2013 के बाद कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल के आम आदमी पार्टी की तरफ दिल्ली में शिफ्ट हो गई। तो आप समझो, यानी अब आप 15%, 12%, 14% के वोटर बेस पर टिकी हुई एक पार्टी है, उसमें भी वो आपके पास है नहीं, तो 8-10% वोट ला करके आप क्या ही तीर मार लोगे। और कांग्रेस, उसके लिए तो वो पहले ही कहावत हमने कह रखी है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। उसके पास तो कुछ कैडर भी नहीं है और उसके पास टीम भी नहीं है। तो बीजेपी के लिए बिहार में टफ चैलेंज अब होगा। क्यों? क्योंकि भाजपा जब भी राजद के अगेंस्ट जाती थी तो गिनवाती थी जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। प्रशांत किशोर सामने होंगे तो वो बैगेज उल्टा पड़ेगा कि 40 साल के समाजवाद के नाम पर आपने क्या किया। तो प्रशांत किशोर जाएंगे विथ जीरो बैगेज, और बीजेपी के पास बैगेज होगा, प्लस जो उनका प्योर ट्रम्प कार्ड होता था जंगल राज, वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई राजद पर तो अटैक होना ही नहीं है, अब तो सीधी फाइट होनी है। ऐसे में बीजेपी के लिए बिहार में 2030 जो है वो रोचक होने वाला है, एनडीए के लिए भी, कि वो कैसे ये करती है। प्रशांत किशोर के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो अपनी पार्टी को, अपने कैडर को अगले 4 साल में कितना स्ट्रांग और बिल्ड कर पाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा कि राजद को कंप्लीट वाइप आउट कर देना। लेकिन क्योंकि मैं मानता हूं कि वो पोटेंशियल नहीं है लालू प्रसाद यादव वाला जो। देखिए, एक बात हमें मानना पड़ेगा, ये सब भी तो जेंजी टाइप के ही है या मिलेनियल है। मिलेनियल तो नहीं है, तेजस्वी तो जेंजी में खुद को काउंट कर सकता है। वो तो नहीं, जेन तेजस्वी अल्फा ही होंगे, जेन अल्फा ही होंगे मुझे लग रहा है। चलो ठीक है। तो ये अखिलेश यादव तो चलो उनको तो कैटेगरी में, ये जो पिता और के बाद पुत्र है ना, इन्होंने लाइफ में कभी स्ट्रगल देखा नहीं, तो स्ट्रगल किया भी नहीं। आप देखो, बहुत सिमिलरिटी पाओगी अखिलेश यादव की राजनीति में, तेजस्वी यादव की राजनीति में, उदयनिधि की, स्टालिन की राजनीति में, और इनके। ये लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, कोई स्ट्रगल नहीं करते। जब भी स्ट्रगल का टाइम होता है विदेश भाग जाते हैं, मतलब चलो घूम फिर के आते हैं यार, बहुत गर्मी है यार इंडिया में, इट्स टू हॉट हाँ, यार चुनाव हियर। हारने के बाद थक जाते हैं, फिर घूम के विदेश और आते फिर कहेंगे कि भाई मतलब चुनाव की मिशनरीज और ये सारी चीज हम compete नहीं कर पाए, हम मुद्दे नहीं रख पाए। देखिए, पॉलिटिक्स इज अ वेरी सीरियस जॉब, फुल टाइम पॉलिटिशियन होना पड़ता है। अब देखिए, त्रिशा कृष्णन को गाली दिया तो बीजेपी को सीखना चाहिए कि कैसे किसी को उठाते हैं। मतलब कुत्ते की तरह तो नहीं, मतलब ठीक है, जैसे अभी तमिलनाडु पुलिस की जो आदत है, जैसा भी उठाते उठा के लेके गए। अब हीरो को भी लगा यार, मेरी हीरोइन को कैसे बोल रहा है यार, ऐसे कैसे यार, थोड़ा ठीक नहीं है, मैं बात सीएम हूँ तो यार। गलत है। तो उदयनिधि स्टालिन का क्या था कि उसे लगता था कि यार मोदी तो उठाता नहीं है तो ये क्या उठा लेगा, लेकिन वो गलत फंस गया। दोनों ही सही, इसमें कोई वो भी नहीं लगता था। तो ठीक है, मतलब आप देखो कि अब तक पाला जितने, मैच्योर पॉलिटिशियन से पड़ा हुआ था, अब पहली बार परिपक्व नेता सामने थे, तो ऐसा तो होना ही था। हाँ, और क्या है, वहां भी प्रशांत किशोर ने उसे भी जितवाया, तो ठीक है। अगर आप देख लो पूरे देश में, तो जितने भी परिवारवादी थे सब निपट लिए। अभिषेक बनर्जी तो अभी भी बाहर नहीं निकल रहा है खुले में, बोला यार हम्म। अभी भी लोग अंडा दे लेके घूम रहे हैं। मतलब अंडे का रेट मैंने पूरे इंडिया में कहीं और देखा, वहां सड़े अंडों का दाम बढ़ रहा है। मतलब आप ये देखो, आम के आम गुठलियों के दाम आपने सुने होंगे, अंडे के अंडे और सड़े अंडों के दाम भी मतलब ऐसे बिक रहे हैं, मतलब और आप देखो कि मारे कैसे जा रहे हैं बंगाल में, एकदम क्लोज जाकर कैसे फोड़ते हैं उसके ऊपर सड़े अंडे, और कुछ कर नहीं पा रहा है वो, इतना अग्रेशन। तो मेरा ये मानना है कि इनको क्या, इनमें से कोई भी जेनजी के आंदोलन को, जो आपने कोर को इशू पूछा था, भुना पाएगा? इनसे वो कनेक्ट ही नहीं करते। बंगाल में तो जेनजी ही लेकर के अंडे घूम रहा है। वो बोला बेटा बहुत याद आ गया, तूने बहुत बहुत मुझे धमकाया था ना, अभी तू बाहर निकल। वो तो वो ममता बनर्जी बाय द वे कौन से जेन में आएगी? वो तो बेबी बूमर हो सकती हैं। अच्छा, तो खैर जो भी है वो भी बाहर नहीं निकल रही है, संभवतः अब नंदीग्राम के लिए बाहर निकले तो निकले। मतलब ये स्थिति है। तो जेनजी से कनेक्शन कहाँ है किसी लीडर का, आप मुझे सबसे पहले ये बताओ। और ये जो सीजेपी का ये जो घूम रहा है, ये पूरा, ये तो आम आदमी पार्टी का है। ये तो घूम फिर के आया, भेष बदल के आया। तो अरविंद केजरीवाल इज ए सीरियस पॉलिटिशियन। कोई मुझसे कह रहा था, भाजपा के बहुत सारे प्रशंसक लोग बह जाते हैं भावनाओं में, बोला देखा पॉलिटिक्स बीजेपी का कैसे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी खत्म हो गई। मैंने बोला इधर आ, बैठ मेरे पास।
तू चाहेगा कि राहुल गांधी की जगह लीडर ऑफ अपोजिशन केजरीवाल बन जाए 99 सांसद के साथ? बोला नहीं, वो बहुत खतरनाक राजनेता है। बोला तू फिर ये कैसे सोच रहा है भाई? जितने सुबह सुबह में ऐसे 100 ब्रेकफास्ट में तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर खा जाता है। कितने चुनाव उसने लड़वाए और जिताए हैं। बीजेपी कभी चाहेगी कि प्रशांत बिल्कुल। किशोर मेन अपोजिशन बने? बोला नहीं यार, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बोला सोच, अब सोच के देख, तुझे समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव वाज अ एसेट फॉर यू। मेरे जैसा पॉलिटिशियन है तो कभी भी तेजस्वी यादव को खत्म नहीं होने दूं, क्योंकि जब तक वो रहेगा मेरे लिए सेफ रास्ता रहेगा। आसानी जैसे रहेगी मैं ऑफ कोर्स। एक ऑब्वियसली, स्ट्रॉन्ग विपक्ष का विकल्प उभर के आ रहा है बिहार में। हाँ, वो और डिफिकल्ट होने वाला है बिहार बीजेपी के लिए बिल्कुल वो। वही। क्योंकि ये अलग समीकरण बनेगा ना, क्योंकि वहां पर आप प्योर कास्ट और रिलीजन की राजनीति जब नहीं चलेगी किसी की भी, तो राजद भी डिफिकल्टी में होगा। आप देखो, नीतीश कुमार विल फेस द हीट, मतलब उनके बेटे, और बीजेपी। तो आप देखो क्या अंतर बना। मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ, एक गोल्डन बात बोलता हूँ जो मैंने इन दिनों बोलना शुरू किया है। इस समय वर्तमान में जो बीजेपी के अगेंस्ट विपक्ष है ना, वो विकल्प नहीं है। प्रशांत किशोर पहला ऐसा केस था जो बीजेपी के कैंडिडेट के सामने विकल्प बन के उभरा और बीजेपी हार गई। अब कांग्रेस विकल्प होगी नहीं। आप, मैं कितना भी बीजेपी को गाली दे लूं सुबह शाम रात दिन, भाई अगर गलती से भी ईवीएम पे कांग्रेस वाला बटन दब गया, मैं उंगली काट, मतलब उंगली से गुस्सा हो जाऊंगा। मैं बोला साला तुझे काट दूंगा आज। ऐसी फीलिंग आ गई, आत्मग्लानि टाइप की फीलिंग आने लगेगी। वही हालत आपकी भी है। आम आदमी पार्टी देने जाओगे, बोलोगे यार ये तो भाई चीटिंग हो जाएगी। वोट नहीं देंगे, घर पे बैठ जाएंगे, बट नहीं। नहीं, दीपक सैनी तो आपको घर पे आके केजरीवाल सुनाएंगे ना फिर 3 घंटे तक। मतलब अब टॉर्चर लिया है तो पूरा सुनो फिर मेरा। तो फिर वो मैं स्थिति तो है। राहुल गांधी का अभी संसद में बयान देख रही थी, तो मुझे एकदम वही याद आया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने दीपक सैनी बात नहीं तो वही है कि आप राहुल गांधी को भी नहीं कर सकते विकल्प के रूप में। अखिलेश यादव तो अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं। तो पहले विपक्ष एक विकल्प ढूंढे, कम से कम ये वाला तो एक्सपोज्ड है, ये तो नहीं विकल्प है। अब आप देखो क्षेत्रीय जहां भी राजनीति में हम कह सकते हैं कि ये एक उभर के आ रहा है। आप देखो ना, तमिलनाडु की राजनीति में विकल्प के रूप में प्लस विजय है ना। हाँ, और साथ ही इधर हम यूपी में भी देख सकते हैं, जो ये है रावण, उनका भी थोड़ा सा एक मायावती चंद्रशेखर जी, वो मायावती का ही विकल्प बना ना। मैं वही बोली, कभी मायावती का विकल्प बन रहा है। हाँ, तो मायावती के वोट उसने लिए, मायावती का वोट उसने काफी काटा। लेकिन विकल्प मेरा मानना है जो सत्ता तक पहुंचे। विजय ने जैसे ही ऑप्शन दिया कि एडीआईएमके को भी भूल जाओ, ये बूढ़ों की पार्टी और डीएमके तो करप्ट पार्टी है, तमिलनाडु के लोगों ने विजय को चुन लिया। वहां पे तो बहुत गैप था, बहुत ज्यादा गैप था। आप जब तक ऑप्शन नहीं दोगे ना, ऑप्शन, अनफॉर्चुनेटली जो लोग क्या है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी ऑप्शन ढूंढने में मजा आता है। जो लेफ्ट इकोसिस्टम का पालतू मीडिया है ना, वो अभिजीत दीपके को भी अपना पापा बनाए घूम रहा है। अरे वो खुद ही जेनजी है, तुम 40 साल के हो, तुम उसको क्यों पापा बना रहे हो? वो तो तुम्हारे बेटे टाइप के हुआ ना। मतलब थोड़ा सा केमिकल लोचा है इनके दिमाग में। मेरा ये मानना है कि अभिजीत दीपके, सौरभ दास कभी विकल्प नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये लोग तो खुद ही प्रिविलेज्ड लोग हैं। ये लोग समाजवाद की भी बात नहीं कर पाएंगे। तो भारत का जो इकोसिस्टम है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता। ग्रामीण एरिया में कोई प्रभाव नहीं है। ये तो बीजेपी के सलाहकार लोग ऐसे लोग हैं, मूर्खों की फौज है। कोई दीपके, कोई सौरभ दास को गांव में जानता तक नहीं, पहचानता नहीं। वहां भी जेनजी है, लेकिन रेजोनेट नहीं करते ना, ऑफ कोर्स वो उसके साथ रेजोनेट नहीं करती। वो अब जो पूरा रूरल इंडिया है, वो उन लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे रेजोनेट करेगा? वो तो ऑफ कोर्स 500 रुपए की स्टारबक्स की कॉफी नहीं पीते। वो लोग तो बैठे हुए ऐसे, वहां पे तो कोई पिज्जा बर्गर और कॉफी नहीं पहुंच रही महंगी। अब आप ये समझो कि जितने जंतर मंतर पे उतरे थे वोटिंग के दिन, तो सब मनाली शिमला पता नहीं कहां कहां निकल जाए। इनमें से 1% वोटर नहीं था, और इन्हें पता भी नहीं है। आधे तो डफली गैंग वाले, जेएनयू वाले थे। मुझे तो खुद ही टेंशन हुआ है कि ये सामने वाला नर या मादा। कभी बचपन में आपने डिस्कवरी वगैरह देखा है? डिस्कवरी का हिंदी डबिंग,
जी, हुँ? बिल्कुल देखा, बहुत फ़नी होता है वो। वो बहुत फ़नी होता था, तो अब उसमें मुझे याद आता जो जंतर-मंतर का सीन चल रहा था, तो मैंने एक बार बोला था, मुझे अचानक डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक का वो लग रहा है, अब ये नर उस मादा को रिझाने का प्रयास कर रहा है। अब अपनी ये पूँछ उठा के अब ये अपनी पूँछ उठा कर के गोल-गोल घुमा रहा है। मादा भी इसके करीब आ रही है और फिर मैंने देखा ये कन्फ्यूज़न हो गया, ये नर ही मादा बना हुआ है। वो नर ही साड़ी पहन के घूम रहा है। मैंने बोला ये वाला अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे लाइफ में। ऐसा भी क्या जेनज़ीपना? तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं ये तो जेनज़ी है नहीं। ये तो 2002, 3, 4 में भी साड़ी पहन के घूम रहे थे। ये लोग अलग ही प्रजाति के हैं। तो आप इस आइए प्रजा जेएनयू जाइए, आप आपको अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतु आपको मिलेंगे, नर हाँ, मादा तो से मैंने हटके। मैंने मैंने एक लाइन उसके लिए भी बोली, आप ज़्यादा हँसना मत। ये विशेष प्रकार की मादा है। गर्मियों के दिन में कभी-कभी 16 से 17 अंडे भी दे देती है। ओह गॉड! स्पेशल लाइक कहाँ से ली आपने? नहीं, अब देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपके चारों तरफ घूम रहा है ना, वो आप जहाँ से भी आई पकड़ नो, लें। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गज़ब का है। तो वो तो आप कहीं लेकिन एटीट्यूड वही था। आप देखो ना एक जी, एक एक पूरा उसकी शेप वेप पूरी बढ़ी हुई थी, उसने बढ़िया चमकदार साड़ी पहनी थी। ओह! अब मैं और जो टेंशन में ये और जो हाँ, पूछने वाला था वो भी बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था कि आपने ये साड़ी क्यों पहनी हुई है? हाँ, नहीं, नहीं वो एक एक दवायर वाला था, वो भी वामपंथी। अच्छा वो वामपंथी अलग, उसके भी हाथ यूँ हो रहे हैं। मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है? संक्रमण की तरह फैल रहा है। क्या ये बीमारी मादाओं को असहज कर रही है? वहाँ अलग प्रकार की मादाएँ आ रही हैं, वो गाली दे रही हैं, नर के भाषा में गाली दे रही हैं। तो मुझे लगा कि भाई ये जेनज़ीपना नहीं है और रही बात गाली और ये सब की तो भाई हम लोग तो सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं बिहार से। हम लोग तो आविष्कारक रहे हैं, लेकिन ठीक है बाप के और माँ के चप्पल जो है, समय-समय पर एंटीडोट का काम करते रहे तो हमारी ये हालत रही। अब दिक्कत ये है कि माँ-बाप का चप्पल टूट गया है, ठीक है? वो लोग वो उसका सही प्रयोग नहीं करते। तो उपचार मेरा मानना है कि जेन ज़ी को अगर सही मिलने लगेगा, जो घर से उपचार मिलता है, ये भी हमारी तरह बिहेव करने लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात मोदी जी तो इंस्टाग्राम पे आकर के हेलो फ्रेंड्स बोल ही रहे हैं। वो एक अलग मेलोडी वाला टेस्ट का असर है। बाकी मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। बिल्कुल। और अब सबने मेलोडी गानी भी शुरू कर दी है और असर उसका नज़र भी आ रहा है। ऑफ़ कोर्स तो ये भी 90s वाला है ना, मिलेनियल वाला है। आपको याद होगा एड मेलोडी मेलोडीज़ तो दी अभी भी चॉकलेट। वो तो अभी भी आता है। आता अलग है लेकिन है तो 90s वाला ही मैं हमारे टाइम का ही चॉकलेट है वो। बिल्कुल। तो ये बात तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो भारत की अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अंत में कि एक नया पॉलिटिकल जो जनरेशन है वो ट्रांज़िशन फ़ेज़ में आ चुकी है। जो ट्रांज़िशन हमें पूरे भारत में नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं वो जो टिपिकल पॉलिटिक्स होती थी उससे उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है। मान रहे हैं इस बात को? हाँ, मानूँगा क्योंकि वो तो समय के साथ देखिए ट्रांज़िशन तो शाश्वत है ना, हुँ, वो तो आएगा ही आएगा और ये पूरी दुनिया में आता है। अब मैं आज के समय में किसी को मान लीजिए मैं किसी से प्रेम कर रहा होता हुँ। और मैं चिट्ठी उसके घर पे भेजूँ, तो मुझे दौड़ के आके पहले मारेगी जूते से। बोलेगी साले व्हाट्सएप युग में ये क्या कर रहा है तू? जब तक तेरे पास पहुँचेगी मैं तुझे भेजूँगी तब तक तो भाई टाइम अलग हो जाएगा। तो ट्रांज़िशन का फ़ेज़ तो हमेशा होता है, वो होना ही चाहिए राजनीति में भी वो जब दुनिया की रफ़्तार जैसे-जैसे बढ़ेगी, पॉलिटिक्स की भी रफ़्तार और इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज के जो रफ़्तार हैं जब तेज़ होंगे, तो वो आएगा अंतर। अब यहाँ पर जो इस चीज़ को समझ लेगा, इस बदलाव को समझ लेगा, वो लॉन्ग रन की राजनीति करेगा। अनफॉर्च्यूनेटली क्या है कि विपक्ष के पास संघ जैसा कोई कैडर नहीं है। क्या ये जेन ज़ी एबीवीपी में नहीं जुड़ेंगे? संघ में नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे ना। तो हर युग का देखिए आप वो जेन ज़ी हैं, हम अपने ज़माने में आज ये लोग कान में क्या ईयरबड लगाते हैं? अपने ज़माने को मैं याद करता हूँ, मैं भी उस समय आईवा का वॉकमैन एकदम बेल्ट में खोस करके कान में ईयरबड लगा के कॉलेज में घूमता था। बहुत अंतर नहीं है, मेरा थोड़ा कॉस्टली टाइम था।
अभी थोड़ा सस्ता टाइम है। तो हर युग में ऐसा रहा है। मेरे फादर बताते हैं कि उन लोगों के टाइम में ट्रांजिस्टर था। तो मेरा ये मानना है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का सिर्फ जरिया बदला है। अब सोशल मीडिया से क्विक हो गया और बिल्कुल। राजनीति जो है वो सेंट्रिक होने के जगह कोई एक स्पेसिफिक, जैसे एक राज्य की राजनीति चलती थी तो सिर्फ उसी राज्य तक की राजनीति के इर्द गिर्द मतलब इम्पैक्ट रहता था। अब ऐसा नहीं है। अब बिहार बिल्कुल, की राजनीति कश्मीर में हुए किसी घटना से भी प्रभावित होती है। बिल्कुल। ये बदलाव तो है। अब आप देखो ना कि आप बिहार की राजनीति के समय जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो जनजी बात कर रहा था, यार छोड़ो यार, एक नंबर का आदमी यार मोदी, यार गमछा घुमा के क्या ठोका है यार, एकदम जबरदस्त। बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस भी होता है चीजों से। अब आप देख लो योगी जी को, योगी जी तो जेनजी नहीं है लेकिन संवाद जब करते हैं तो वैसा ही होता है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि समय के साथ जो एक बदलाव है ना अंबर, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए हम सबको। प्रॉब्लम बिल्कुल, तब होगी जब हम उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। संघ प्रमुख भी बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस का, संघ प्रमुख भी जेनजी को समझने की बात कर रहे हैं। मोदी तो जी बात कर रहे हैं, सभी कर रहे हाँ, हैं अब तो। मोदी जी बात कर रहे हैं तो ये अच्छी शुरुआत है ना। आप देखिए, बिल्कुल, समझना ज़रूरी है, मेरा बस इतना कहना है। बिल्कुल। तो आज जो है भारत की पॉलिटिक्स एक नई जनरेशन के सामने खड़ी है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि युवा है, अपनी बात रखते हैं, अपनी बात को रखना और मनवाना दोनों ही उसको जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इन मुद्दों को समझेगा, उन मुद्दों को एड्रेस करेगा, वही जो है वो फ्यूचर जो है वो उसको शेप कर सकता है। क्योंकि विपक्ष को आज भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से युवाओं ने मुद्दे उठाए राहुल गांधी को और पूरे ही विपक्ष को फोमो हो गया और वो सब सोचने लगे कि कैसे हम इससे बड़ा कुछ कर जाएं। तो यहाँ पे वही बात अगर वहीं पे रुक जाती है कि जो समझेगा, जो इन मुद्दों को एड्रेस करेगा, वही फ्यूचर को तय भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।